हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कोई लिक्विड सरफेस है और वो लिक्विड सरफेस किसी वॉल के नज़दीक है या उस लिक्विड में अगर आप कोई एक प्लेट डाल देते हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेज या बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन ये जो लिक्विड है वो इस सरफेस पे, इस वॉल पे या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जनरली वाटर के केस में आप देखते हैं कि जो वाटर है वो उस सरफेस से या वॉल से अट्रैक्ट ज़्यादा होता है तो ऊपर चला जाता है। मरकरी के केस में ये मेनिस्कस नीचे की तरफ बनता है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड सरफेस हो तो वॉल के नज़दीक या किसी प्लेट के नज़दीक उसका एक कर्व शेप बनता है जिसको मेनिस्कस कहते हैं। वो कर्व शेप ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर लिक्विड ऊपर जाता है उस वॉल पे या प्लेट पे तो अपने ओरिजिनल लेवल से कितना ऊपर जाता है, या अगर वो नीचे आता है तो अपने ओरिजिनल लेवल से कितना नीचे आता है। तो हम लोग पता करेंगे कि जो मेनिस्कस बन रहा है किसी वॉल पे या किसी सिंगल प्लेट पे तो उसकी हाइट h क्या होती है। और ध्यान रखिए कि ये केस पिछले वाले केस से डिफरेंट है। पिछले वाले केस में हमने क्या दिया था कि लिक्विड है और लिक्विड में हमने दो रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट्स रख दिए थे सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस d। तो इसमें कैपिलरी हाइट क्या होता है उसका तो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर लिया था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग दो प्लेट नहीं डाल करके एक सिंगल प्लेट अगर डालते हैं, या मान लीजिए कि एक वॉल है, उस वॉल के नज़दीक अगर लिक्विड है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन या बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेज ये लिक्विड या तो वॉल पे ऊपर चढ़ेगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये हाइट h क्या होगा, वही हम लोग आज के लेक्चर में डिराइव करेंगे। और इस डेरिवेशन के लिए हम लोग अभी वो वाला केस लेते हैं कि कांटेक्ट एंगल, ये देखिए कांटेक्ट एंगल है थीटा, ये एक्यूट है यानी कि लिक्विड ऊपर जा रहा है। जो फॉर्मूला आएगा वो दोनों केस के लिए वैलिड हो जाएगा। कैसे होगा मैं आगे दिखा दूंगा। तो कांटेक्ट एंगल क्या है, थीटा, ये है। देखिए यहाँ पे जो इंटरफेस है ना, वहाँ पर हमने एक टेंजेंशियल सरफेस ये बनाया है। इस टेंजेंशियल सरफेस और इस वॉल के बीच में जो एंगल है और वो एंगल इनसाइड द लिक्विड है, इस एंगल थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया कांटेक्ट एंगल थीटा। अब इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले, जब आपको हाइट वगैरह फाइंड करना हो, तो आप ये करिए कि एक चंक ऑफ लिक्विड लीजिए और उसके इक्विलिब्रियम को एनालाइज करिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और देखिए कि उस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। अब इस केस में देखिए लिक्विड कहाँ है, लिक्विड यहाँ तो है ही, साथ ही साथ लिक्विड नीचे भी है। उसको मैंने दिखाया नहीं है ताकि आपको पता चल जाए कि लिक्विड का फ्री लेवल पहले से कितना था। फ्री सरफेस ये था, तो फ्री सरफेस से कितना ऊपर गया वो पता करना है, इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक दिखाया है। लेकिन लिक्विड तो पूरा नीचे तक है ना, और उसका ओरिजिनल लेवल देखिए लिक्विड का ये था, ये वाला जो लाइन है ना, कौन सा, ओरिजिनली लिक्विड यहाँ तक था, ये था। वॉल के नज़दीक या प्लेट डालने से लिक्विड थोड़ा सा राइज किया। कितना राइज किया, ये हाइट h राइज किया, जो मुझे पता करना है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो लिक्विड है इस प्लेट से अगर बहुत दूर चला जाए या इस वॉल से अगर बहुत दूर चला जाए तो उसका जो फ्री सरफेस है वो तो अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। ओरिजिनली देखिए लिक्विड इस लेवल पे था, इस लेवल पे लिक्विड था ओरिजिनली, वॉल के आने से पहले या इस प्लेट को डालने से पहले ओरिजिनली लिक्विड ऐसे था। ये प्लेट आ गया तो क्या हुआ, लिक्विड ऐसे राइज किया। लेकिन इस वॉल से अगर आप बहुत दूर चले जाएं तो ऑब्वियसली लिक्विड का जो सरफेस होगा वो ओरिजिनल सरफेस के बराबर होगा। तो वही मैंने डायग्राम में ये दिखाया है कि ये जो मेनिस्कस है ना, ऐसा शेप बना रहा है, और जब हम लोग दूर चले जाते हैं इस वॉल से या इस प्लेट से तो देखिए ये मेनिस्कस जो है वो ओरिजिनल फ्री सरफेस जो लिक्विड का था उसमें मर्ज कर जाता है। और ध्यान रखिए लिक्विड इसके नीचे भी है, यहाँ भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड ही है। हमने एक चंक ऑफ लिक्विड लिया है, ये वाला, कौन सा लिक्विड का वॉल्यूम लिया है, ये वाला, इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसके फ्री बॉडी डायग्राम और इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग एनालाइज करेंगे इस लिक्विड के। आप नीचे वाले लिक्विड को भूल जाइए, सिर्फ इस लिक्विड को कंसिडर करिए, इस पोर्शन को। नीचे भी लिक्विड है
और वो भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं उसके किसी छोटे से पार्ट के भी इक्विलिब्रियम को तो कंसिडर कर सकता हूँ ना। तो मैं पूरा उतना नीचे क्यों जाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नीचे और कितना लिक्विड है, कहाँ तक है, मैं उसके चक्कर में क्यों पड़ूँ। मैंने ये वाला पोर्शन ऑफ लिक्विड लिया है ये। अब ये जो पोर्शन ऑफ लिक्विड है ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो होना ही है ना। ये लिक्विड तो शांत बैठा हुआ है, उछल कूद तो कुछ कर नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो इसमें हो नहीं रहा है, यानी कि ये पोर्शन ऑफ लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। ध्यान रखिए दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना है, क्योंकि ये चंक ऑफ लिक्विड जिसको मैंने ब्लू कलर में शेड किया है ये इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस लिक्विड पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। और ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये फ्रंटल क्रॉस सेक्शन है, यानी कि मैं सामने से फ्रंट से देख रहा हूं कि लिक्विड का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिख रहा है। और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर W डायमेंशन तक है, ठीक है। यानी कि W बेसिकली विड्थ हो गया, क्योंकि ये वॉल तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा ना, एक लाइन तो नहीं होता है, वॉल तो आगे भी जाकर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि W विड्थ है इसका, आप कुछ भी मान सकते हैं, WB कुछ भी मान लीजिए। अल्टीमेटली मैं बाद में दिखा दूंगा कि ये जो हाइट H है ये इस W विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आप ये मान लीजिए कि हम लोगों ने फ्रंटल क्रॉस सेक्शन लिया है और ये जो लिक्विड कंटेन्ड है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर डायमेंशन है W, यानी कि विड्थ W है। अब हम लोग इस चंक ऑफ लिक्विड का जिसको हम लोगों ने ब्लू कलर से शेड किया है उस पर फाइंड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है। ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी हम लोग इक्विलिब्रियम एनालाइज करेंगे। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपको वर्टिकल डायरेक्शन से क्या दुश्मनी है। मैं बता दूंगा क्या दुश्मनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप इक्विलिब्रियम और फोर्सेस लिखिएगा तो अटक जाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस चंक ऑफ लिक्विड का इक्विलिब्रियम एनालाइज करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर इस इंटरफेस पे जहाँ पर ये मेनिस्कस हॉरिजॉन्टल लेवल में मर्ज करता है वहाँ पर आपको W का लाइन रहेगा, क्योंकि इधर तो लिक्विड है ना, तो इधर वाला लिक्विड यानी कि राइट साइड वाला लिक्विड इस शेडेड लिक्विड को तो सरफेस टेंशन फोर्स से पुल करेगा। नेचुरल सी बात है ना, कहीं भी लिक्विड का सरफेस हो उसमें आपने अगर लाइन बना दिया है तो राइट वाला जो लिक्विड है वो लेफ्ट वाले लिक्विड को S इंटू W फोर्स से तो पुल करता ही है ना। तो हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं इस शेडेड पोर्शन का FBD। हम लोग देख रहे हैं कि इस शेडेड पोर्शन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन महाशय फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो आपको यहाँ पर एक दिखेगा, कितना मैग्नीट्यूड का, S इंटू W का। क्यों दिखेगा? क्योंकि आप देखिए कि ये जो चंक ऑफ लिक्विड है और इधर वाला जो लिक्विड है, राइट साइड में जो लिक्विड है उसका इंटरफेस कितना है, W डायमेंशन का है, W लेंथ का है, और सरफेस टेंशन कितना है, S है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, S इंटू W। तो एक फोर्स तो ये हो गया। दूसरा फोर्स अब इस इंटरफेस पे आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगाएगा, S इंटू W। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ भी तो इंटरफेस पे जो लाइन बना है W डायमेंशन का है, W लेंथ का है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड कितना होगा, S इंटू W। लेकिन ध्यान रखिए हम लोग अभी किसका FBD बना रहे हैं, हम लोग तो FBD बना रहे हैं लिक्विड का। तो एक सिंपल फंडा होता है ना कि जिस बॉडी का FBD बना रहे हैं वो बॉडी खुद कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये जो वॉल है या ये जो प्लेट है वो लिक्विड पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो वो तो सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप देख लीजिए कि ये जो लिक्विड है शेडेड पोर्शन वो अगर इस प्लेट को SW फोर्स से ऐसे खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो ये प्लेट बोलेगा कि भाई हम तो चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे ना, हम भी तुम्हें वापस उल्टे डायरेक्शन में SW फोर्स से ही पुल करेंगे।
तो ये दोनों फोर्स कैसे आ गया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये SW फोर्स क्यों आया, क्योंकि इंटरफेस पे जो लाइन है उसका डायमेंशन W है, लेंथ W है, फोर्स हो गया SW। ये वाला SW फोर्स क्यों आया, क्योंकि प्लेट और लिक्विड का जो इंटरफेस है वो भी W लेंथ का है। तो लिक्विड जो है सरफेस टेंशन के कारण SW फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, लेकिन FBD में हम लोग ये वाला फोर्स तो नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि FBD में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम से बाहर वाले ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये जो लिक्विड है खुद कितना फोर्स लगा रहा है उसको तो कंसिडर नहीं कर देंगे ना। लेकिन इतना तो हमें पता चल गया कि अगर ये लिक्विड इस प्लेट को SW फोर्स से पुल कर रहा है तो ये प्लेट भी शांत नहीं बैठने वाला है। ये बोलेगा कि मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, मैं भी तुम्हें SW फोर्स से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में पुल करूंगा। अब ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये एंगल हो गया थीटा। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में क्या क्या फोर्सेज हैं। तो इस SW फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा, SW साइन थीटा। ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बच्चा भी जाने जाएगा कि भाई देखो ना ये है थीटा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा SW साइन थीटा। तो ये तो दो फोर्सेज हुए। अब इनके अलावा भी और कोई फोर्स है क्या, बिल्कुल है। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। उसी तरह ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड में भी तो कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस प्लेट को ऐसे धक्का देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। तो ये जो वॉल है या ये जो प्लेट है ये भी उसको वापस इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से धक्का देगा। यानी कि अभी आपको प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको भी कंसिडर करना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मान लीजिए कि ऐसे ऐसे फोर्स आ रहा है। कितना फोर्स हो जाएगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो P0 इंटू ये वाला एरिया। लेकिन हम लोग तो कंसिडर कर रहे हैं भाई सारे फोर्सेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना हो तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मेनिस्कस है ना इसका इधर प्रोजेक्शन कितना है। ध्यान रखिए, ये हमने पहले भी बताया था कि अगर ऐसा कोई कर्व्ड शेप का हो और आपको पता करना हो कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगना हो, हाइड्रोस्टैटिक्स वाले में मैंने समझाया था, तो आप इस शेप का प्रोजेक्शन लीजिए। यानी कि यहाँ से एक टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाइएगा तो इसका शैडो कहाँ पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, ये हुआ शैडो। तो ये जो प्रोजेक्शन वाला एरिया हुआ ना, दिस एरिया इंटू P0 करिए तो वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया। ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन में होता है, ये कर्व्ड जो है वो ऐसा शेप का है। हमें पता करना है कि ये जो फोर्स लगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। तो उसके लिए आप इसका प्रोजेक्शन लीजिए, इस शेप का इसका प्रोजेक्शन लीजिएगा तो वो यहाँ पर आएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भाई लिखो, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा P0 इंटू एरिया ऑफ दिस थिंग। किस थिंग, इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, ये तो सामने से हम लोग देख रहे हैं, इसकी हाइट अगर h है और अंदर वाला डायमेंशन w है तो एरिया क्या हो जाएगा h इंटू डब्ल्यू। तो लिखो P0 इंटू h इंटू डब्ल्यू। तो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लगा वो लिख लिया P0 इंटू h इंटू डब्ल्यू। अब आते हैं इस प्लेट पे लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा है। लिक्विड के कारण फोर्स फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि लिक्विड का प्रेशर कितना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, आप ये देखिए कि इस लेवल पे कितना प्रेशर होगा, इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल है देखिए, इस लेवल पे हर जगह प्रेशर होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, फ्री सरफेस है। इधर वाला जो है फ्री सरफेस पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे हर जगह प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है ना। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले हॉरिजॉन्टल ये वाले लेवल के के सारे सेम लेवल पे हैं इन द सेम लिक्विड। यानी कि हर जगह यहाँ पे हर जगह प्रेशर कितना होगा, P0 होगा। ठीक है, P0 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसी में Z हाइट ऊपर चले जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस Z रो जी। ये हो गया ना प्रेशर, बिल्कुल होगा। तो ये देखिए कैसे आया, यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर है P0। आप अगर Z हाइट ऊपर जाते हैं तो प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस Z रो जी। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा उस प्लेट पे, इनटू कर दो भाई। अगर आप छोटा सा एक dz टुकड़ा लीजिए इसी प्लेट का
तो उसका एरिया क्या हो जाएगा dz इंटू डब्ल्यू, तो w को हम लोग इधर लिख दें। तो ये कैसे आया इसको समझ लीजिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मेंस लेवल वाले बच्चे बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन एडवांस्ड में ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। इसको कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, पैराग्राफ टाइप में भी पूछ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये हमने क्या लिखा, हमें पता करना है कि ये जो लिक्विड है जो इस प्लेट से चिपका हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो उस पर फोर्स लगाएगा। हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। इस लेवल पे प्रेशर है P0, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस जेड रो जी। ठीक है, फोर्स पता करना है तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। ये छोटा सा एक टुकड़ा हमने लिया dz हाइट का, और इंटू द प्लेन ऑफ पेपर है डायमेंशन w, तो उस छोटे से टुकड़े का एरिया क्या हो जाएगा, dz इंटू डब्ल्यू। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स किसके द्वारा, फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन द प्लेट। किस डायरेक्शन में, इधर, इस डायरेक्शन में। तो अब ये जो प्लेट बोलेगा कि तुम मुझे अगर इतना फोर्स लगा रहे हो तो हम भी तो तुमको फोर्स लगाएंगे ना, हम क्यों छोड़ेंगे, उतना ही फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल हिसाब बराबर रखेंगे और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये जो प्लेट है वो इस लिक्विड पे कितना फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा। इसको इंटीग्रेट वगैरह करिएगा, डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेट क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम 0 टू h। h है ये हाइट ऑफ दिस मेनिस्कस। तो ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, ये कैसे आया। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, डायरेक्शन के लिए मैंने इधर ऐसे दिखाया है। ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द लिक्विड। और हम लोग अभी लिक्विड का इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि लिक्विड पे बाहर से एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कितना कितना लगा रहा है। अब इसको फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए कि P0 इंटू डब्ल्यू इंटू dz, ये वाला टर्म तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। P0 इंटू डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, dz का इंटीग्रल हो गया h, यानी कि एक टर्म तो इसमें आएगा, फोर्स में क्या आ जाएगा, P0 h इंटू डब्ल्यू। अब आप देख रहे हैं कि ये P0 h w फोर्स इधर से लग रहा है, ये P0 h w फोर्स इधर से भी लग रहा था, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों कैंसल हो गया। यानी कि पहला टर्म तो P0 w dz से जो आया P0 h w वो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड भी नहीं करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स इधर से लगा वो बैलेंस हो गया इधर से जो फोर्स लग रहा है P0 h w से। ठीक है, तो उस टर्म को भूल जाइए। तो उसके बाद जो अगला टर्म है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, उसमें आ जाएगा माइनस जेड रो जी डब्ल्यू डी जेड। इसका इंटीग्रल करना होगा 0 टू h। इस माइनस का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन अब बेसिकली लेफ़्ट टू राइट नहीं हो करके राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप उसका डायरेक्शन पलट दीजिए। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो देखिए रो जी डब्ल्यू ये सब कांस्टेंट है, जेड डी जेड का इंटीग्रल हो जाता है जेड स्क्वायर बाई 2, यानी कि h स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो प्लेट के कारण और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, इन दोनों के कारण जो फोर्स आएगा उसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आ जाएगा रो जी डब्ल्यू तो रहेगा ही, जेड डी जेड है तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 यानी कि h स्क्वायर बाई 2। तो ये इंटीग्रेट करने पे हो जाएगा रो जी ओमेगा h स्क्वायर बाई 2 हो गया, और डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। यानी कि देखिए अब क्या हुआ, दोनों प्रेशर के कारण जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि प्रेशर के कारण फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये P0 h w, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये जो प्लेट लगा रहा है ये फोर्स कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर आप कहीं भी जाएंगे तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम हो रहा है ना, तो प्लेट भी जो फोर्स लगाएगा वो कम फोर्स लगाएगा इन कंपैरिजन टू दिस फोर्स। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लगा P0 h w, और इधर से जो फोर्स लगा वो लगा P0 h w माइनस दिस थिंग, यानी कि इतना कम फोर्स लगा। मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर के कारण फोर्स लगा यहाँ से 100 न्यूटन का, और ये जो प्लेट है ये इधर से फोर्स लगाया 100 माइनस 20 न्यूटन का। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगा, 100 न्यूटन इधर से लगा राइट टू लेफ्ट, और 80 न्यूटन लगा लेफ्ट टू राइट। तो नेट फोर्स कितना लगा, 20 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही हमने किया है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इतना फोर्स लगा जो ज़्यादा है, प्लेट के कारण जो फोर्स लगा वो इस फोर्स से
कम है, जितना कम है इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। ऑब्वियसली ये फोर्स ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो ये डोमिनेट करेगा, यानी कि इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। कितना ज़्यादा होगा? रो जी डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर बाई 2। तो अब हम लोग इस चंक ऑफ लिक्विड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं और सारे फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? ये एस डब्ल्यू साइन थीटा और ये वाला रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2। बाकी ये जो एटमॉस्फेयर के कारण और इस प्लेट पे प्रेशर के कारण जो फोर्स है वो सब तो कैंसिल आउट हो करके उसका नेट रिजल्ट यही आया, नेट इफेक्ट यही हुआ। तो अब आप देखिए कि ये फोर्स है राइट टू लेफ्ट, ये फोर्स है राइट टू लेफ्ट, ये फोर्स है लेफ्ट टू राइट, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एस डब्ल्यू साइन थीटा प्लस रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू एस डब्ल्यू। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डब्ल्यू 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 गया तेल लाने, तीनों कैंसिल हो गया, यानी कि जो भी एच की वैल्यू आएगी वो डब्ल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। वही मैं शुरुआत में बता रहा था, ठीक है। नंबर 1, अब आपको फाइंड करना है एच, तो आप एच को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लीजिए, एच को इधर रहने दीजिए, एस साइन थीटा को उधर ले जाइए, तो वो सब कैलकुलेशन करिएगा। अब तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, इधर आ जाएगा रो जी, दिस इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया? तो इससे आप एच की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। अब जो एक क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने इस चंक ऑफ लिक्विड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंसिडर करके ये इक्वेशन लिखा, बहुत अच्छी बात है, आपने एच की वैल्यू फाइंड कर ली। आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लिख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इसलिए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे इस चंक ऑफ लिक्विड का वेट कंसिडर करना पड़ेगा। वेट कंसिडर करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम जानना पड़ेगा। वॉल्यूम जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, इतना डरावना सा शेप है, ये कोई स्फेरिकल वगैरह शेप नहीं है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये हाइपरबोला वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चंक ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करिएगा? नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी नहीं पता है कि ये कितना दूर आगे जा करके ये जो मेनिस्कस है वो हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस में मर्ज कर गया है, आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंसिडर करिएगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इसका शेप नहीं पता है, ये जो चंक ऑफ लिक्विड है उसका वॉल्यूम नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है तो वेट कहाँ से पता करिएगा? आपको ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम एनालाइज करके इसको फाइंड करना आपके लेवल पे बहुत मुश्किल है। मैं तो कर सकता हूँ, उसमें करना क्या होगा कि ये जो मेनिस्कस है ना, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा इसमें हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, अब मैं इस पर थोड़ा सा एल्जेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन करता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एच को हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 2 बाई रो जी, ये आ गया, ये एस भी यहाँ रहेगा और अंदर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा को क्या हम लोग और कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 है, 1 को हम लोग ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत अच्छे। माइनस साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख दें माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो रूट के अंडर है। अब ये पूरा चीज़ क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अब ये सब तो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा ही होगा। जैसे ये रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये जो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? अगर आप रूट रखिएगा तो ये रूट रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इससे अब फ़ायदा होगा कि ये रूट भाग जाएगा, तो इस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख दें कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब इसमें एक मैनिपुलेशन और करते हैं कि यहाँ पे 1 बाई रूट 2 कर दें, यहाँ पे 1 बाई रूट 2 कर दें और इधर भी रूट 2 कर दें। अब कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब देखिए क्या है, ये 1 बाई रूट 2 क्या है? 1 बाई रूट 2 होता है साइन 45, ये 1 बाई रूट 2 होता है कॉस 45, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
साइन 45 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 45 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये हो सकता है ना। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। तो ये अब क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस थीटा बाई 2 और √2 यहाँ रहेगा ही। तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग ऐसे लिख लें, दिस इज इक्वल टू साइन 45 माइनस थीटा बाई 2 इंटू √2 तो बाहर में रहेगा ही। अब साइन 45 माइनस थीटा बाई 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये h का फॉर्मूला था यहाँ पे। अब ये √2 यहाँ पे देखिए एक था पहले से, और यहाँ पे एक √2 है, दोनों मिल करके 2 बन जाएंगे, और ये √s बाई रो जी तो रहेगा ही। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √s बाई रो जी इंटू 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला फाइंड कर लिया कि ये जो मेनिस्कस है उसकी हाइट क्या होगी। अब इस फॉर्म में फॉर्मूला फाइंड करने से देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा देखिए क्या हो रहा है, अगर लिक्विड राइज कर रहा है, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 है, तो देखिए h की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देखिए है ना। अगर थीटा लेस देन 90 है, यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट है, यानी कि लिक्विड राइज कर रहा है, तो देखिए h की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। जो भी होगा, थीटा की वैल्यू मान लीजिए 10-20 डिग्री जो भी है, तो h पॉजिटिव आ गया। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 है, मान लीजिए कि 120 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 120, यानी कि साइन माइनस 30/2 माइनस साइन 15, यानी कि h नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यही एक जादुई फॉर्मूला है जो दोनों केस में लग सकता है, लिक्विड या तो राइज करे या लिक्विड डिप करे, कॉन्टैक्ट एंगल या तो एक्यूट हो या कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस हो, दोनों केस में ये फॉर्मूला चल सकता है। तो देखिए बच्चों, हमने ये हाइट h फाइंड कर लिया कि ये लिक्विड जो है वो इस प्लेट पे कितना ऊपर या नीचे जाएगा। रिलेशन क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, √s बाई रो जी इंटू 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको दे देगा कि दो डिफरेंट लिक्विड है, एक का सरफेस टेंशन है मान लीजिए कि 4 यूनिट्स, दूसरे का है 16 यूनिट्स, एक का कॉन्टैक्ट एंगल हम दे देगा 30 डिग्री, दूसरे का दे देगा मान लीजिए कि 45 डिग्री, और फिर आपसे पूछेगा कि H1/H2 दोनों जो हाइट राइज करेगा प्लेट पे उसका रेशियो फाइंड करो। ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मान के चलिए कम से कम वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में होगा या ठीक ठाक मार्क्स के लिए होगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन करने में कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा। अब यहाँ क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक एक स्टेप से, इसलिए इतना टाइम लगा है। नहीं तो अगर जो बच्चे बहुत ही शार्प हों वो सीधे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आ गए इस वाले इक्वेशन पे, तो इसके बाद तो खटाखट सब कुछ सॉल्व हो जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर थीटा एक्यूट है तो हाइट पॉजिटिव होगा, ये लिक्विड राइज करेगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो ये नेगेटिव हो गया, हाइट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये लिक्विड ऐसे डिप कर जाएगा।